नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 जब हमारे देश की आज़ादी मिली, वो आज़ादी जिसे लाखों शहीदों के खून से चुकाई गई, और तभी हम एक लोकतंत्र देश बन पाए। लेकिन आज अब संडे को छात्रों पर हुए पुलिसिया अत्याचार के पीछे भी राजनीतिक होने की बात कही जा रही है। उसी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ सत्ता के गलियारों में एक ऐसा खेल चल रहा है कि जहां सवाल पूछना भी अपने आप में गुनाह बन चुका है, और ये चीज आपने खुद हाल की घटनाओं में देखा होगा। ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। ये दृश्य किसी तानाशाही देश का नहीं, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश भारत का है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष बार बार हार क्यों रही है। युवा हो या फिर देश की जनता हो, वो बार बार सरकार के सामने हार क्यों जाती है। ये सब उनकी नाकामी है या भाजपा की या फिर सत्ता में बैठी सरकार की एक सोची समझी रणनीति, जिसे धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और इन्हीं दो चीज से सत्ता का एक ऐसा खेल रचा जाता है कि जिसमें विपक्ष हो या फिर रोजगार मांगने वाले युवा हो, उनको गुनहगार बना दिया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको वो सच दिखाएंगे कि जो कभी भी भारत के लोकतंत्र के चौथी जो सबसे बड़ी स्तंभ है, जो भारतीय लोकतंत्र के मेन मीडिया स्ट्रीम, वो आज उस सच को नहीं दिखाती है। लेकिन आज आपको इस वीडियो में उस सच से मैं रूबरू कराऊंगा जो हम सब से हमेशा छुपा के रखा गया है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो किसी भी स्पेशल पार्टी या किसी वो सत्ता में हो या फिर वो विपक्ष में हो, इन दोनों पार्टियों का क्रिटिसाइज करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई जा रही है। ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ भारत के जनताओं के लिए बनाई जा रही है कि उनके देश में लोकतंत्र के नाम पर किस तरीके से उनका अधिकार को हनन किया जाता है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है विपक्ष का मजबूत होना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। जनता के अधिकार हो या फिर जनता की कोई भी आवाज हो, उसके लिए विपक्ष का मजबूत होना कितना जरूरी है, उन सारे बातों को हम समझेंगे। और आज के सिनेरियो के हिसाब से हम इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे भारत की स्थिति क्या। तो आइए वापस हम अपने विषय पर आते हैं और शुरू करते हैं। इस सिनेरियो की शुरुआत होती है साल 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बन के आती है। उस समय ये देखा गया कि जो भाजपा पार्टी है वो एक कोई पार्टी नहीं बल्कि एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन के आया था। साथ ही साथ समय बीतता रहा, बहुत सारे चुनाव आए, बहुत सारे चुनाव हुए, जीते, और हर बार नारा तो बदल दिया गया, लेकिन हर बार टारगेट सिर्फ दो ही रहा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का इमोशनल कनेक्शन। इसी के नाम पर तो भारत में राजनीति की तुष्टीकरण की जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब 2024 में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो सांसद सत्र शुरुआत के जो लगभग 60 दिन थे उसमें अपने सिनेरियो के हिसाब से सांसद सत्र को भी चलाती है। अगर इसके बदले विपक्ष ने अगर सवाल उठाया भी तो या तो फिर सांसद सत्र को ही रद्द कर दिया गया या फिर उस सांसद को ही निलंबित कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब मानसून सत्र जो अभी चल रही है उसमें लगभग 98 सांसद को निलंबित कर दिया, जो अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि ये 98 सांसद बिल्कुल गलत होंगे, इनकी बातें बिल्कुल गलत होगी। अब ये भी तो संयोग नहीं होगा कि ये सभी सांसद एकजुट होकर के सत्ता में बैठी सरकार को जानबूझ के बदनाम कर रही होगी। कहीं ना कहीं तो सच तो जरूर होगा। आइए उस बात को समझते हैं, क्योंकि यही सांसद के अंदर चल रही कहानी अब जनता के मन दिमाग में चल रही है कि जिस भाजपा सरकार ने पिछले दशकों से धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल के चुनाव जीत रही है। वो कैसे दोस्तों, भाजपा का जो सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक जो चुनाव जीतने का हथियार है वो है धार्मिक ध्रुवीकरण। हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि धर्म एक व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन अब भारतीय के लोकतंत्र में जितने भी चुनाव होते हैं उसमें इसी धर्म की राजनीति की जाती है। विपक्ष अगर किसी भी मुद्दे पर अगर अल्पसंख्यक के हित की बात हो या फिर धर्मनिरपेक्षता की बात कर देती है तो भाजपा की जो IT सेल की जो मेंबर्स होते हैं या लोग होते हैं या जो टूल किट होते हैं, वो इस तरीके से उस क्लिप को, पिक्चर्स को काट छाट करके इस तरीके से नैरेटिव सेट करती है कि ये
विपक्ष नेता है या जो विपक्ष की पार्टी है वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जैसा कि हाल फिलहाल में ही जब 2019 में राहुल गांधी ने जनेऊधारी हिंदू के ऊपर कुछ शब्द बोले थे। इतना ही नहीं, जब 2023 में ममता बनर्जी ने जब ईद के दिन छुट्टी बढ़ाने की बात बोली तो सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी नेता के तौर पर ममता बनर्जी को प्रेजेंट किया जाता है। अब भले जमीनी हकीकत क्या है नहीं है उससे देश की जनता अभी भी अनजान है, लेकिन इस खेल में सिर्फ धर्म ही नहीं हथियार है। इस खेल में दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार है वो है मेन मीडिया स्ट्रीम। आज उसकी स्थिति क्या है हम सभी जानते हैं, जिसका पुरजोर उपयोग करती है सत्ता में बैठी सरकार। भारत की जो मेन मीडिया स्ट्रीम है वो हमेशा से आप देखते होंगे कि 70 से 80% जो रिपोर्ट होती है वो भाजपा के पॉजिटिव रिपोर्ट को ही दिखाती है। वहीं इसके जस्ट उलट 80 से 90% जो रिपोर्ट होती है वो विपक्ष के नेगेटिव बात को दिखाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद BARC की रिपोर्ट के अनुसार हो या फिर मीडिया वॉच डेटा के अनुसार मैं ये बात बता रहा हूँ। ये जाके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब इन्हीं मीडिया चैनलों पर जब विपक्ष के नेता को डिबेट में बुलाया जाता है तो या तो उन्हें जलील किया जाता है या उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जाता है। ये सब एक प्रकार का सुनियोजित रणनीति होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब विपक्ष कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसे बहुत कम दिखाया जाता है, लेकिन अगर वहीं देश के प्रधानमंत्री अगर रैली करने जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए उसे 24 घंटे लाइव रखा जाता है सभी चैनलों पर। और इसीलिए ये बात कहना गलत भी नहीं होगा कि अगर देश की लोकतंत्र की जो चौथी स्तंभ मीडिया अगर विपक्ष को कमजोर दिखाने लगे तो जनता के मन में ऑटोमेटिक एक संकोच पैदा होगा कि विपक्ष हमारे देश की जो है वो बहुत कमजोर है। और यहीं से शुरू होती है विपक्ष की आत्मगोल वाली कहानी। मैं ये नहीं कहता हूँ भाजपा ही हर जगह दोषी है, बल्कि विपक्ष के अंदर भी विपक्ष के अंदरूनी बहुत सारी कमियां हैं। और सबसे बड़ा संकट है विपक्ष के अंदर वो है नेतृत्व का संकट। राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा अल्टरनेट फेस नहीं है कि जो विपक्ष का चेहरा हो। कहने को तो अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या तेजस्वी यादव या अन्य तमाम स्टालिन जैसे नेता हैं, लेकिन वो सब अपने क्षेत्रों में ही प्रभाव रखते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका कोई इतना बड़ा इमेज या छवि नहीं है कि वो विपक्ष के तौर पर एक अल्टरनेट चेहरा के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और ये भी विपक्ष के लिए बहुत बड़ा संकट रहा है। विपक्ष के अंदर दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो डेटा आधारित बयानबाजी करना। विपक्ष बहुत सारे बयानबाजी ऐसे करती है जिसका ना तो कोई सिर होता है ना तो कोई पैर होता है, बिना डेटा का ही बयानबाजी हो जाता है। चौथी जो सबसे कमी है विपक्ष में वो है फोकस का अभाव। जब बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर किसान के हित की बात करने की जब समय आती है तो विपक्ष वहां पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता। जब हाल फिलहाल में ही जब दिल्ली में SSC छात्र SSC में हुए घोटाले को लेकर के जब प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर आई तो विपक्ष ने कोई बड़ा कदम उठाते हुए नहीं दिखाया। और इन सब का सीधा प्रभाव जनता के मन दिमाग में पड़ता है। भारत का जो विपक्ष है वो हमारे लिए इतनी मजबूत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और यहीं पर विपक्ष सबसे बड़ी मात खा जाती है। और इन्हीं सब का फायदा उठा करके भाजपा अपनी कमियों को पर्दे के पीछे रख देती है। अगर वो सच वास्तव में अगर सामने आ जाए तो हो सकता है इस सत्ता का नींव हिल जाएगी। हाल फिलहाल में ही विपक्ष ने कोशिश तो की है, जैसे कि चुनाव में हुए धांधली को लेकर के जब रिपोर्ट राहुल गांधी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब इस बात को रखते हैं तो लगता है कि कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, इस लोकतंत्र का हनन हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या भाजपा के अंदर भी कमी है? जी हाँ, आज लगभग 12 साल से भाजपा सरकार चला रही है, जिसमें से कुछ ऐसे बड़ी प्राइमरी कमी रही है जिनमें से पहली है बेरोजगारी। जब भी युवा रोजगार की बात करता है तो भाजपा उनके आवाज को दबाने की हमेशा से कोशिश की है। हाल फिलहाल में ही आपने एक घटना से समझा होगा कि जब SSC को लेकर के बच्चे रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से तो उन्हें डिटेन किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। जब बिहार में BPSC प्रोटेस्ट किए गए तब उन्हें पानी के फुब्बारे डालकर उन्हें पीटा गया, हड्डियां तोड़ दी गई। अब इसके साथ चाहे वो पेपर लीक का मामला हो। इतना ही नहीं, दूसरी जो सबसे अहम कमी रही है वो रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने बहुत सारे आविष्कार तो किए, लेकिन आज भी ग्रामीण जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर आज भी स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर खंडहर या फिर जंगल या फिर झोपड़पट्टी दिखाई देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत में जो महंगाई है, खुद RBI की जो महंगाई टॉलरेंस की जो एक लिमिट होती है उससे भी ऊपर है, यानी कि 7.1% जो है महंगाई की लिमिट रही है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि जनता या फिर विपक्ष इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? इन्हीं के खिलाफ तो आवाज जब उठा रही थी, उन्हें भी हाल फिलहाल में
जेल में बंद कर दिया जाता है उठा करके, या फिर उन्हें निलंबित कर देता है। जब विपक्ष में बैठे नेता को ही जब सरकार दमन करने लगती है, ये उन नेता को दमन नहीं कर रही है बल्कि जनता के आवाज को दमन कर रही है। और वो लोकतंत्र के सेहत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहीं। जब 26 जुलाई को कुछ बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें डिटेन कर लेती है। जब चुनाव में हुए धांधली को लेकर के जब कुछ सांसद प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें डिटेन कर लेती है। तो ये सब किस चीज का संकेत देता है अब खुद समझते होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी विपक्ष ने कभी भी अपने हथियार नहीं डाले। कई ऐसे मौके आए हैं जब विपक्ष एकजुट के साथ सरकार को बैकफुट पर लाई है, चाहे वो सड़क से लेकर के सांसद तक आंदोलन की बात हो। जब बिहार में SIR के नाम पर लगभग 50 से 60 लाख वोटरों की नाम काट दी जाती है, उसके खिलाफ जब विपक्ष ने आवाज उठाया है तो वहां पर में विपक्ष की मजबूती भी देखी गई है। इसके साथ ही जब राहुल गांधी चुनाव में हुए घोटाले को लेकर के कुछ पहचान पत्र, कुछ फर्जी वोटर ID को लेकर के जब खुलासा करते हैं तो वहां पर भी विपक्ष की मजबूती दर्शाता है। लेकिन इन सब कोशिश और नतीजों के बीच की दूरी अभी भी बहुत लंबी है। अगर विपक्ष को सत्ता में बैठे सरकार को एक्सपोज करना है तो अभी भी कई और रणनीतियां बदलनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ खड़ा होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपना एक मजबूत नैरेटिव भी सेट करना है। दूसरी बात, धर्म के मुद्दे को साइड में रख करके बेरोजगारी हो या किसान हो या फिर भ्रष्टाचार की जो बात होती है उसको स्पष्ट नैरेटिव के साथ अटैकिंग मोड में बात रखे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है सबूत और डेटा के साथ ही कोई भी बात रखे। ये नहीं कि हवाबाजी में आकर के सोशल मीडिया पर अपनी छवि को बनाने में लग जाए, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि विपक्ष विरोध प्रदर्शन करने के लिए नहीं होती है, विपक्ष सत्ता में बैठे सरकार को आईना दिखाने के लिए होती है। अगर वही आईना कमजोर हो जाए तो ये जो इमेज है, ये जो छवि है, वो सत्ता में बैठे सरकार के हिसाब से ही बनेगी। मतलब जो सत्ता में बैठी सरकार जो चाहेगी वही काम होगा, वही योजना लागू होंगी, और अगर भ्रष्टाचार हुआ भी तो इसका कोई जवाबदेही नहीं होगा। इसीलिए मैं शुरुआत में ही बोला कि विपक्ष का मजबूत होना हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है। अब विचार आप कीजिए, और जाते जाते मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, उसका जवाब भी आप जरूर दे के जाइएगा। भारत में विपक्ष अपनी पहले वाले ताकत के साथ वापस आ पाएगी या फिर आने वाले सालों में सांसद सिर्फ एक पक्षीय खेल बन के रह जाएगी? ये सब बहुत सारे तमाम सवाल है, लेकिन इससे पहले एक अहम बात, अगर ये इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आती है, इस तरीके की एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, एक इंडिपेंडेंट न्यूज आपको पसंद आती है, तो आज ही आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि देश में एक इंडिपेंडेंट न्यूज और एक्चुअल फैक्ट के साथ बातें हर नागरिक तक पहुंच सके। क्योंकि आजकल जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे चौथी स्तंभ कही जाने वाली जो मेन मीडिया स्ट्रीम है, उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है, जो कि एक स्पेशल पार्टी का प्रचारक के तौर पर काम कर रही है। इसलिए यह अधिकार आपके हाथ में है, ये विचार आपके दिमाग में है, आप सोचिए और अपने डिसीजन लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।